Hello guys, this is Raj Patel. Welcome to my YouTube channel Let's Study with नीतीश राज सिंह। आज नया टॉपिक लाए ग्रेविटी। चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्व। टर्म, ये जो टर्म जो दिया था आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। ये ग्रेविटी, हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में नहीं बता रहे हैं। ये छोटी जी, इसको हम छोटी जी से डिनोट करते हैं। इसका मेनली 9.8 इसका मान होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जब हम नोमेरिकल का सवाल बनाते हैं तो उस समय हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान के चलते हैं, ठीक है। तो बड़ी जी का मान क्या होगा? बड़ी जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये W बराबर M गुना G होता है। W क्या होता है? वेट होता है। और इसका क्या होता है? न्यूटन होता है, SI मात्रक, N से सूचित करते हैं न्यूटन, M यानी केजी से सूचित करते हैं, और G को हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से सूचित करते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल बनाइएगा ना तो वेट का जो मान है ना केजी में ही दे देता है, लेकिन होता है न्यूटन। फिर M का तो केजी होता ही नहीं, द्रव्यमान होता है। जी का प्रभाव पड़ते हैं नहीं, कहाँ इसका प्रभाव क्या पड़ता है? अर्थ से अगर मून यानी चंद्रमा के तरफ अगर जाते हैं तो मून पर जी का वैल्यू घट जाता है। और कितना घट जाता है? 1/6 हो जाता है। अच्छा, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 30 केजी का ले जा रहे हैं चंद्रमा पर, द्रव्यमान का यानी मास का कोई पिंड, या क्या कहते हैं उसको दूसरी भाषा में बोला जाए तो ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? ये 6 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 5 केजी का अनुभव होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना होगा कि ये जो मास जो है ना कभी कम नहीं होता, वो बराबर ही रहता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद इसका वेट फीलिंग इतना होता है, ठीक है। द्रव्यमान सभी जगह चेंज नहीं होता है, कहीं नहीं चेंज होता है, ठीक है। अब आइए इक्वेटर यानी जिसको हम विषुवत बोलते हैं, विषुवत से पोल्स यानी ध्रुव में जी अगर इंक्रीज कर रहा है, ये तीर का मतलब होता है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एंड W यानी वेट भी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज मैंने बढ़ेगा, ठीक है। यानी इक्वेटर विषुवत से अगर पोल्स की तरफ जा रहा है तो जी बढ़ेगा, वेट भी बढ़ेगा, ठीक। पोल्स से अगर पोल्स यानी ध्रुव से विषुवत लिख देते हैं, विषुवत पोल से यानी ध्रुव से इक्वेटर यानी विषुवत में जाते हैं तो जी अगर डिक्रीज कर रहा है और W भी तब डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यानी घटेगा। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? घटेगा। अब आइए ग्रेविटी, गुरुत्व सबसे कम इक्वेटर पर होगा। अगर गुरुत्व का मान सबसे कम यदि होता है तो इक्वेटर पर होता है, यानी विषुवत पर। क्यों होता है ये आपको बताते हैं। जैसे ये कोई पृथ्वी है, ये मतलब पृथ्वी है, और ऐसे 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 है ना, तो ये आपका हो गया इक्वेटर। ये क्या हो गया? इक्वेटर। यानी कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना बढ़ेगा तो वहाँ पर जी का मान क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पोल होता है, इसको नॉर्थ पोल बोला जाता है, इसको साउथ पोल बोला जाता है, ठीक। तो आइए अब देखिए जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/r, यानी r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, ठीक है।
अगर जी इंक्रीज किया यानी पृथ्वी जी इंक्रीज करेगा तो आर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और आर इंक्रीज कर रहा है तो जी घट जाएगा। ठीक, देखिए इसीलिए तो आप जैसे ऊपर जो ही जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर पोल में देखिए यहाँ पर घट गया है ना, इसीलिए इसको ये बढ़ जाता है। ठीक, पृथ्वी के केंद्र पर यानी कोर, देखिए पृथ्वी के केंद्र की बात करें तो 3 भाग में है ना, मेंटल, क्रूड है, कोर है और क्रस्ट है। तो कोर की बात हम कर रहे हैं, वहाँ पर गुरुत्व का मान 0 हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व का मान 0 यानी 0 हो जाता है। अब देखिए एक दूसरा टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इसका क्या होता है फार्मूला, T बराबर 2π√L/g। L क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है तार, और G क्या होता है, ग्रेविटी यानी गुरुत्व। T क्या होता है, टाइम यानी समय। ठीक, अब इसमें ये जो क्या कहते हैं, ये जो टाइम पीरियड का क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्वेटर से, वो बता रहे हैं। इक्वेटर से पोल्स पर जाने पर, इक्वेटर मैंने विषुवत से पोल्स पर जाने पर टाइम पीरियड कम हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पोल से इक्वेटर यानी पोल से मतलब कि ध्रुव से विषुवत की तरफ जाने से यार, इक्वेटर से पोल्स पर जाने पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पोल्स यानी ध्रुव से इक्वेटर से पृथ्वी के केंद्र पर जाने से क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अनंत पर होगा यानी इन्फिनिटी पर। विषुवत रेखा, विषुवत से पृथ्वी के केंद्र पर यानी कोर पर जाने से टाइम पीरियड अनंत होगा, इन्फिनिटी होगा, जिसको सिंबल में ऐसे देखते हैं, देख लीजिए हो जाएगा। ठीक है, यदि फिर देखिए, यदि अर्थ यानी पृथ्वी से मून चंद्रमा तक जा रहे तो टाइम पीरियड अधिक हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो अब आइए एक दूसरा टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम ये क्या होता है, जब दो पिंड, जैसे हम 2 पिंड ले लिए, ठीक है, 2 पिंड ले लिए, ये पिंड इधर जा रही है और ये पिंड इधर जा रही है, यानी विपरीत जा रही है, ये इसका विपरीत जा रही है। ये पिंड इसको संघात करना चाह रहा है, ये पिंड इसको संघात करना चाह रहा है। फलस्वरूप दोनों का क्या होता है, ऊर्जा संरक्षित रह जाता है। इसी चीज़ को हम क्या लिखे, इसका मास को हम क्या कहेंगे, पहला ऑब्जेक्ट है तो इसलिए इसको m1 बोलेंगे। फिर इसका v1 यानी वेलोसिटी को हम v1 बोलेंगे, यानी वेग जिसको बोलते हैं, इसको हम द्रव्यमान बोलते हैं। अब आइए दूसरा पिंड b माने हैं, इसको हम m2 मानेंगे, यानी दूसरा द्रव्यमान है। वेलोसिटी v2 मानेंगे, इसको हम मोमेंटम ऑफ a यानी a का संवेग क्या लिखेंगे, m1 v1, ठीक है, m1 v1 मानेंगे। ठीक है, उसी तरह b का संवेग का क्या मानेंगे, m2 v2। ठीक है, अब यहाँ माइनस इसलिए लिखे क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम माइनस दिए। ठीक है, अब देखिए दोनों जब संवेग संरक्षण बराबर है तो m1 v1 बराबर माइनस m2 v2। जब इसको इधर बुलाएंगे तो उधर 0 हो जाएगा। अगर बराबर के इधर आएगा तो अब क्या बचेगा, बराबर इधर 0 बचेगा। तो यानी क्या होगा, m1 m2 प्लस m2 v2, यानी पूरा दोनों का ऊर्जा क्या है, संवेग क्या है, संरक्षित है। इसी तरह इसको इंग्लिश में लिखे, ड्यूरिंग टाइम ऑफ कॉलिजन यानी संघात, टक्कर। कॉलिजन का हिंदी होता है संघात, टक्कर। मोमेंटम यानी संवेग ऑफ बॉडी यानी पिंड रिमेन्स कंजर्व्ड होता है। क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। तो ये समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए संवेग का संरक्षण का नियम थोड़ा सा और समझा दें कि
जब दो पिंड एक दूसरे के संघात करता हो तो दोनों का जो एनर्जी है ना वो क्या होता है, संरक्षित रह जाता है, कंजर्व रह जाता है। इसी को हम संवेग का संरक्षण कहते हैं। दोनों का कुछ नहीं होता, ये दोनों संघात करता है, इसीलिए इसको m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर 0 मानते हैं। देखिए दोनों का रिजल्ट क्या है, 0, यानी संवेग का संरक्षण होता है, यानी कंजर्व्ड होता है। ठीक, अब आइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसमें क्या होता है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड, यानी एनर्जी को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही इसको बर्बाद किया जा सकता है, बट लेकिन कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लेकिन इसको एक फॉर्म से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज, मतलब कि तब्दील होते ही रहता है, चेंज होता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता है। एंड हैंस टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, यानी उसका टोटल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, ऊर्जा का सिद्धांत है, मतलब कि इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे बर्बाद किया जाता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील हो सकता है, चेंज होता है। ठीक है, अब ये कुछ ऊर्जा संरक्षण में जो चेंज होता है उसको हम बताते हैं। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, लाउड स्पीकर मतलब जो होता है स्वर विस्तारक यंत्र होता है। लाउड स्पीकर ही जानिए, थोड़ा इंग्लिश ठीक रहता है, ध्वनि विस्तारक यंत्र कितना याद रखेगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको हम विद्युत ऊर्जा बोलते हैं, ध्वनि ऊर्जा में बदल देती है। लाउड स्पीकर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में उत्पन्न हो जाती है, मतलब कि बदल दिया जाता है। ठीक, अब देखिए माइक्रोफोन, ये क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक, इसी प्रकार इलेक्ट्रिक मोटर होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। हम मैकेनिकल एनर्जी के भी बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे। ठीक, अब देखिए डायनेमो, जिसको हम दूसरी भाषा में जनरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, अब आइए सोलर सेल, सोलर प्लेट होता है आजकल, उससे विद्युत हम उत्पन्न करते हैं। तो इसका देखिए ये क्या करता है, सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। क्या होती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। अच्छा, इस सोलर सेल की बात किया जाए, जो सोलर प्लेट होता है वो उसमें सिलिकॉन होता है। क्या होता है, सिलिकॉन होता है, वही एब्जॉर्ब करता है। वो सोलर प्लेट में जो है सिलिकॉन लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ रहता है, सिलिकॉन लगा हुआ रहता है। अब देखिए, अब बल्ब, ट्यूबलाइट, बल्ब या ट्यूबलाइट, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा दोनों में तब्दील करता है, चेंज करता है। ठीक, देखिए ट्यूबलाइट में क्या होता है, आर्गन होता है, या तो नियोन हो सकता है या नाइट्रोजन। कभी कभी ऑप्शन में आर्गन रहता है तो हम आर्गन मारेंगे, कभी नियोन रहता है तो हम नियोन मारेंगे, अगर नाइट्रोजन रहता है तो नाइट्रोजन भी मार सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में कम्पिटिटिव व्यू से ये वीडियो बनाया जाता है, आप देखिएगा, कम्पिटिटिव व्यू से ही बनाया जा रहा है। और मेनली 9-10 क्लास के कंपोज करके हम बनाते हैं। 9 और 10 क्लास को भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और आगे आने वाले समय में इसका बहुत यूज होने वाला है, उपयोग होने वाला है, और कम्पिटिटिव व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये वीडियो। इसके बाद देखिए ट्यूबलाइट, बल्ब में क्या है, आर्गन, नियोन या नाइट्रोजन, तीनों में से कोई ऑप्शन आएगा उसको हम टिक करेंगे। अब देखिए ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में क्या होता है, Hg यानी मरकरी वेपर होता है, और नियोन गैस भरे हुए होते हैं ट्यूबलाइट में। ठीक है, अब आइए बैटरी, बैटरी देखिए रासायनिक ऊर्जा को, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है बैटरी। देखिए अब बर्निंग ऑफ कैंडल्स है, ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को लाइट एंड
हीट एनर्जी में चेंज करता है। ठीक, हम आपको आप मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हम बताते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अब मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। अब मैकेनिकल एनर्जी दो एनर्जी से बना है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका हिंदी होता है गतिज ऊर्जा। ठीक, इसका हिंदी होता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक, गतिज ऊर्जा जो गतिज में रहता है, जैसे एरोप्लेन के चलना, हम चल रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं, ये सब क्या है, गतिज ऊर्जा में है। ठीक, स्थिति ऊर्जा में क्या होता है, ये मतलब कि गतिज में रहता है, यानी गतिज में ही रहता है, गति में रहता है। क्या रहता है, गति में रहता है। ठीक, इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें हाइट की बात होगा, हाइट माने ऊंचाई, ऊंचाई की बात होगी, है ना। इसके बाद इसका शेप का होगा, शेप माने होता आकार, आकार का होगा, आकार का चर्चा चले तो पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद स्टोर्ड एनर्जी की बात होगा, स्टोर्ड एनर्जी के बारे में बात होगा, यानी संग्रहित ऊर्जा का बात होगा। ठीक, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, K बराबर 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, mv स्क्वायर। ठीक, इसका क्या होता है, P, इसको P से सूचित करता है mgh। क्या होता है, mgh, यानी इसको पोटेंशियल एनर्जी से E क्या हो गया, मास हो गया, E क्या हो गया आपका ग्रेविटी, ये मास, E ग्रेविटी, E हाइट। ठीक, लिख भी देते हैं, मास E हो गया ग्रेविटी, और ये क्या है, हाइट। ठीक है, और इसका देखिए m क्या होगा, ये होगा मास, E क्या होगा, वेलोसिटी, और ये के तो काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक सवाल इसमें है कि अगर कोई एरोप्लेन ऊंचा उड़ता है तो उसमें कौन सा ऊर्जा का मतलब कौन सा गतिज ऊर्जा होगा या पोटेंशियल एनर्जी होगा, बोलिए। तो इसका देखिए, कोई आकाश में उड़ता हुआ एरोप्लेन है तो वो कौन सा एनर्जी काम करेगा, तो मैकेनिकल एनर्जी करेगा। कहियो कैसे, देखिए मैकेनिकल एनर्जी से, जैसे कोई एरोप्लेन है, एरोप्लेन उड़ रहा है, हाइट ले रहा है, और लेकिन जब ऊंचा जा रहा है तो हाइट ले रहा है, लेकिन ये वेग से भी तो चल रहा है, इसीलिए एरोप्लेन जब उड़ती है तो वहाँ मैकेनिकल एनर्जी काम करती है। मैकेनिकल एनर्जी दोनों एनर्जी होता है, जैसा कि हम बताएं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये हम आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन किए। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। तब तक आप उतना समय नहीं आपका लेते हैं, तब तक आप मस्त रहिए, खुशी रहिए, घर में पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। थैंक्स, धन्यवाद।